अब ये नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, ये हर बार एग्जाम में आता है, और ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में। तो 26 शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, और ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। कह रहे हैं 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखो, 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मोहन की जो आयु वो किस पर निर्भर कर रही है? पुत्र की आयु पर। तो जिस पर भी निर्भर करती है उसे मान लो, माना पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु ऐसे लिखना, x वर्ष, तथा पिता की आयु क्या बोला है? मोहन की उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि अब उसकी x है तो इसकी क्या हो जाएगी? 3x। ठीक है, फिर क्या बोला? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व में घटाना होता है, पश्चात में जोड़ना होता है। 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? 5 वर्ष, अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी? अभी x है तो 5 माइनस कर दो, और पिता की आयु क्या होगी? माइनस कर दो, 3x में से 5 माइनस कर देंगे। कह रहे उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब अतः प्रश्नानुसार ऐसे लिख दो। देखो, ये पिता है, पिता हमेशा बड़ा होता है, पुत्र छोटा ही होगा। ठीक है, और बराबर करने के लिए छोटे वाले में गुना करना पड़ेगा। कितना गुना हो जाता है? वो बोला 7 गुना, तो छोटे वाले में 7 से गुना कर दो। 7 पंजे 35 है ना। तो x को एक तरफ लाओ और संख्या को एक तरफ। 3x में से 7x घटाएंगे, माइनस के 4x, यहाँ से आके माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल। गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई? ठीक है, गड़बड़ दिख रहा है हमें, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। तो x का मान क्या आएगा? 30/4, यानी कि 2 से काटेंगे 15/2, x का मान आ गया 7.5 वर्ष। ठीक है, यानी कि 7.5 वर्ष होगी किसकी? पुत्र की आयु। पिता की आयु क्या हो जाएगी फिर? पिता की आयु तो 3x है ना। तो 7.5 को किससे गुणा कर दो? 3 से गुणा कर दो, 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 7 21 2 22। तो पिता की आयु क्या होगी? 22.5 वर्ष। आराम से हो गया। अब अगले प्रश्न में आ जाओ, रेलगाड़ी वाले में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ जाता है एग्जाम में। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है एग्जाम में। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 3 घंटे समय कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कितनी दूरी तय कर रहा है? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 360। एक समान चाल से तय कर रहे हैं, यानी कि x आ जाएगा। प्रथम समीकरण ये हो गया। फिर कह रहे हैं यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो लगा समय बराबर, दूरी तो वही है, चाल बढ़ गई है 10 किलोमीटर। पहले x थी, अब 10 और बढ़ गई है, तो 10 जोड़ दो। ये द्वितीय समीकरण है। कह रहे हैं अगर तुम चाल 10 किलोमीटर बढ़ा देते हो तो 3 घंटा समय कम लगता है।
यानी इसके पास 3 घंटा समय ज़्यादा है और इसके पास 3 घंटा समय कम है। समय की बात हो रही है प्रश्नानुसार, यानी कि इस में से अगर इस समय को घटाया जाए तो कितना का अंतर आएगा, 3 घंटे का। ठीक है, ऊपर से देखो क्या उभयनिष्ठ है, 360 उभयनिष्ठ है, निकालो बाहर। यहाँ से 1/x बचेगा, यहाँ x + 10 बचेगा, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। देखो आप चाहो तो और सरल कर सकते हो, 3 × 1 = 3, ऊपर ऊपर कट जाता है ना, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 0। तो यहाँ 120 है। लॉसअप क्या आ जाएगा, x गुणा ये, इन दोनों की गुणा, इसकी गुणा इसके साथ। किसी भी संख्या को x गुणा करते वही रहता है, x से कम x, प्लस माइनस कटा। तो यहाँ से क्या बचा, 10। ठीक है, तो 10 को गुणा कर दोगे 120 से तो यह आ जाएगा 1200। नीचे आ जाएगा x गुणा x, x² 10x, x तिरछे गुणा करेंगे, x² + 10x से कम 10x, यह आ जाएगा 1200। प्लस का 1200 इधर रख के क्या हो जाएगा, माइनस के। सही किया ना हमने, जो बोला वही काम हमने किया है। ओके, अब ये द्विघात समीकरण आ गए, अब इसको हल करना है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको, देखो इसका गुणांक 1 है, गुणा करने पे 1200 आता हो, ऐसी दो संख्या लेनी है और घटाने पे 10 आता हो। ठीक है, ऐसी दो संख्या क्या होती हैं, गुणा करने पे 1200 आता है, 40 और 30, हाँ 40 और 30 होता है, 40 और 30 घटाओगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 40x और 30x। ठीक है, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ आएगा, इधर भी x, इधर भी x है कम से कम, इधर से 30 आएगा, x बचा अंदर, बाहर ऋण है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ 40 है तो इधर भी 40 ही आएगा। गुणनखंड बनाएंगे, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। यदि x + 40 = 0 तो x = -40, जो कि असंभव है, कभी स्पीड माइनस में नहीं होती है। ठीक है, पुनः यदि x - 30 = 0 तो -30 इधर रखे क्या हो जाएगा, +30। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा। तो जो रेलगाड़ी की एक समान चाल होगी वो होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन, क्वेश्चन नंबर 27 है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, बनाओ 7 मीटर ऊंचा भवन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये शिखर है, ये पाद बिंदु है, कह रहे हैं शिखर से एक टावर है, ये यहाँ पर एक टावर है, ये ज़मीन है। शिखर से एक टावर के शिखर का, टावर, ये टावर का शिखर है, हाँ टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण इसी के समांतर एक रेखा लेना पड़ेगा यहाँ पर, ये कितना है, 60 डिग्री है। इसकी पाद का जो अवनमन कोण है, यहीं से इस टावर के पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है, अवनमन कोण 45 है, ये वाला 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ये टावर की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात करना है। तो अगर ये 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ भी, ये भी 7 है। टावर की अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें तो बस इतनी दूरी और पता चल जाए तो बात बन जाए, है ना। इसमें फिर ये जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। माना कि इतनी दूरी कितनी है, h है, नाम दे दो A B C D E। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैंने आपको हमेशा बोला है, देखो अगर यहाँ पर 45 बन रहा है तो यहाँ पर भी 45 ही है। एकांतर कोण बराबर होते हैं क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। यहाँ 45 है तो ये भी 45 है। अब मैंने आपको बोला है जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दो त्रिभुज जो बनेंगे उन्हीं में ही आप अगर हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाता है। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, क्योंकि ये मान निकालना है तो हमें एक मान का पता होना ज़रूरी है। मुझे तो ये भी पता नहीं है और मेरे को ये भी नहीं पता है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। एक मान का पता होना बहुत ज़रूरी है, एक भुजा का मान, जो कि है ही नहीं।
तो मुझे क्या करना होगा, देखो मुझे पता है कि इस भुजा का जो मान होगा इस भुजा का भी वही मान होगा, और मुझे ये पता है, ये पता है, तो इसकी मदद से मैं ये निकाल सकता हूँ, और ये निकल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में मुझे ए ई पता है और मुझे ए बी निकालना है। देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये क्या हो जाएगी, आधार, और लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है ना, आपको पता होगा लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। मैंने सारी चीज़ एकदम आसानी से हर एक प्रश्नावली को करा रखा है एनसीईआरटी में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ना अगर आपको नहीं पता। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब ऊपर है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। ऊपर से लिया तो ऊपर वाला ही देखोगे। ओके, लंब 7, आधार मेरा ए बी है, tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 45। अब मान पता होना चाहिए, tan 45 का मान 1 होता है, 1 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ मैं, तिरछे गुणा करूँगा, ए बी 1 कम ए बी, 7 1 कम 7, तो ए बी का मान भी क्या हो गया 7, तो ई सी का मान भी क्या हो जाएगा 7। अब आ जाओ त्रिभुज ई सी डी में, देखो एच निकालना है और ई सी पता है। कोई ज़रूरी नहीं है जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना नहीं चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे निकालना है आप उसे ऊपर रखो या नीचे रखो, आंसर आ ही जाता है। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण, तो ये क्या हो गया आधार, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा कितना है 60, इसी का मान 7 है, tan 60 का मान होता है √3, इसके बट्टे में क्वेश्चन तो 1 ले लो, h 1 कम h, यह जाएगा 7 √3। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या थी 7 + h थी, यहाँ से यहाँ तक लेकर 7 थी, और ये h है, h का मान हमने निकाल दिया है, 7 उभयनिष्ठ ले लो, 7 1 कम 7, यहाँ से 7 बाहर आ गए, यहाँ √3 बचा, तो ये आ जाएगी टावर की ऊंचाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसी टाइप का एक प्रश्न है, कह रहे मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 100 मीटर तथा 150 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 50√6 मीटर होगी। शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले ये मीनार है, मीनार के दोनों तरफ, एक इधर जाना है और एक इधर जाना है। ठीक है, जो कोण बन रहे हैं वो पूरक कोण है, जो कोण बन रहे हैं वो कितने पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है, जिन कोणों का योग, जिन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश का होता है। देखो उन्नयन कोण पूरक है, अगर ये थीटा है ना तो ये क्या है 90 - थीटा है। ठीक है, समपूरक में 180 होता है। फिर हमें ये बताना है माना इसकी हाइट कितनी है, h है, और हमें सिद्ध करना है कि जो हाइट होगी वो 50√6 मीटर आएगी। ये सिद्ध करना है हमें, h का मान ये ला के दिखाना है। और इसने बोला है कि यहाँ से लेकर जो इधर तक की जो दूरी है वो 100 लेना है और एक तरफ लेना है 150। ठीक है, इधर 90, इधर भी 90 होगा क्योंकि मीनार हमारा एकदम लंबवत खड़ा होता है ना। अब आराम से करते हैं, इसका मान लिख दो, ए मान लो, बी हो, ये सी है, ये डी है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। त्रिभुज आ जाओ, त्रिभुज ए बी सी में ये निकालना है और ये पता है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और बट्टे आधार क्या है, देखो 100। लंब बट्टे आधार क्या होता है, अभी मैंने बताया था, कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमेशा। ये आधार है, लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की जगह पे थीटा है। समीकरण 1। अब ले लो त्रिभुज ए सी डी में,
देखो ये निकालना है, एच है लंब, और आधार कितना है मेरा, क्योंकि ये पता है, ये निकालना है और ये पता है 150। लंब बटा आधार tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर दो गुणा, तो बायां वाला बाईं तरफ गुणे में आ जाएगा और दायां वाला दाईं तरफ। और ये सर्वसमीका है कि tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल 1 होता है, ठीक है। और h गुणा h क्या हो जाएगा h स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 15 एकम 15, पीछे से कितना ज़ीरो 1 2 3 0, ठीक। तो h स्क्वायर बट्टे में इधर के गुणे में हो जाएगा 1500, ये ठीक। अब देखो क्या आ जाएगा, इसको अगर गुणनफल में लिखोगे 150 है ना, अब क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखने वाली बात है। कैसे लिखा जाए, क्योंकि इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ऐसे करो 3 5 15 1 0 2 0 3 0, 5 एकम 5 1 0 2 0 3 0, फिर 5 से काटो, बाहर कितना लाना है 5 दूनी 10 0, ठीक है। फिर काटो 2 एकम 0, फिर 2 पंजे 10 0, 5 एकम 0, 5 दूनी 2 एकम, जिसका जिसका जोड़ा बना, देखो इसका और इसका एक जोड़ा बना, ठीक है। और किसका बना, नहीं, इसका और इसका एक जोड़ा बना, और इसका और इसका एक जोड़ा बना। जो रह गए उनको अंडर रूट में लिख देंगे, एक फिर इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना। किसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट में डालो, 3 का नहीं बना और 2 का नहीं बना। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, और ये अंडर रूट 6। यही तो सिद्ध करना था, आराम से हो गया, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, वर्गमूल ले लिया हमने। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 28। अब कुछ क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ ताकि आप मेरे NCERT वीडियोस को फॉलो करो तो आपको आंसर मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज है ना आपकी 6.5 का है ये क्वेश्चन। आप ऐसे लिखोगे क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 और आगे लिख देना बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस। आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी, और आपको पता है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। और बहुत ही सरल है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने वहाँ करा रखे हैं, ठीक है। एक आध तो एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बड़े बड़े मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्कस के एक तंबू का निचला भाग बेलनाकार है, ठीक है, ओके, और ऊपर से शंक्वाकार है। यदि बेलनाकार भाग का व्यास और ऊंचाई 126 मीटर और 5 मीटर है तथा तंबू की कुल ऊंचाई 21 मीटर है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़े का मूल्य भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, पहले तो चित्र बनाओ, समझो। तंबू का निचला भाग बेलनाकार है, तंबू बनाते हैं ना, ये तंबू है, निचला जो भाग है वो बेलनाकार है, और ऊपर से शंक्वाकार, ऐसे तंबू को ढकने के लिए शंक्वाकार बना है, ठीक है। यदि बेलनाकार भाग का व्यास, ये जो बेलनाकार भाग है इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, व्यास d बराबर हमें क्या दे रखा है 126 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 126 का आधा, 2 छंग 12 2 3 63 मीटर। और ऊंचाई दे रखी है जो हमें, ऊंचाई यहाँ से इसकी जो ऊंचाई h दे रखी है वो हमें दे रखी है 21 मीटर।
नहीं नहीं, 5 मीटर, गड़बड़ हो जाएगा। ये 5 मीटर है। बेलनाकार भाग का व्यास और ऊंचाई इतने हैं। तंबू की कुल ऊंचाई, जो तंबू है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 21 मीटर है। तो यहाँ से लेकर शंकु की ऊंचाई क्या होगी बताओ फिर। शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगी। देखो टोटल में से इतना माइनस कर दो, 21 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है। और जो त्रिज्या आपकी बेलन की होगी वही त्रिज्या आपकी शंकु की होगी, क्योंकि इसी के ऊपर अध्यारोपित है। कह रहे हैं तो सात प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। तंबू बनाने में कितना कपड़ा लगा है वो निकालना है, और साथ ही 50 रुपये की दर से कितने रुपए का कपड़ा लगा है वो भी निकालना है। तो देखो कुल कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस ऊपर से शंकु लगाए, शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है। सूत्र क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल का, 2πr, अब h होता है ना, तो h इसको हमने स्मॉल h से प्रदर्शित किया है ना h, और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है πr/l होता है। ठीक है। πr/l होता है, और l निकालने का जो सूत्र होता है ना वो होता है h² + r²। h कितना है मेरे पास शंकु के लिए 16, और त्रिज्या कितनी है मेरे पास, इसकी त्रिज्या कितनी है देखो 63। ये एक हेडक काम है थोड़ा सा, इसमें अगर आपको ध्यानपूर्वक बरतो तो काम बन जाएगा। यही थोड़ा सा आपको टेस्ट करेगा। और वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। 16 × 16, जब आप 16 × 16 करोगे तो आपको मिलेगा 256, और 63 × 63 करोगे तो आपको मिलेगा 63 × 63, तो ये मिलेगा 3969। ठीक है। 3969 में जब आप 256 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 4225, और वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी आपको। ठीक है। वर्गमूल निकालना आपको ढंग से आना चाहिए। अब वर्गमूल निकालने के कई सारे मेथड हैं, गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, तो मैं आपको भाग विधि से समझाता हूँ। पीछे से जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा 6 × 36, 7 × 42, 7 × 49, ज़्यादा हो जा रहा है, 6 × 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे जो संख्या रखती है वहाँ उसका डबल कर दो, और इसको यहाँ पे उतार लो। अब जो संख्या आप यहाँ लिखोगे वही संख्या आपको यहाँ लिख के गुणा करना है। देखो 5 को इसमें गुणा कर देना है, 25 × 5 = 625 होता है। आगे 0, तो हमारा जो L आएगा वो कितना आएगा 65 आएगा। सारे मान हमें पता है, अब सूत्र में रख दो। देखो पाई और r तो बेनिस्ट है, 2HL 22/7, r मेरा 63 है। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है h, बेलन का h है, तो बेलन का h मेरे पास कितना है 5, और L मेरे पास कितना है 65, 7 × 9 63, 22 × 9 10, और ये 65, तो 9 दूनी 18, हासिल लगा, 1 9 दूनी 18 और 1 19, ये आगे 75। इन दोनों के आपस में आप गुणा कर दो। ठीक है। इन दोनों के आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। कितना है 198, 198 को गुणा करना है हमें 75 से, तो ये आ जाएगा 14850। ये क्या आया सेंटीमीटर², नहीं सेंटीमीटर नहीं, मीटर², मीटर में था सब कुछ। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 वर्ग मीटर की लागत 50 रुपये है। चूँकि 1 वर्ग मीटर की लागत 50 रुपये है, इसलिए 1400 ये की जो लागत होगी उसको किससे गुणा कर दो, 50 से गुणा कर दो। एक टॉफ़ी की कीमत अगर 2 रुपये है तो 5 टॉफ़ी की कीमत कितनी होती है 10 रुपये। 5 को आपने 2 से गुणा कर दिया। अब इनकी आप आपस में गुणा कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, इनको आप गुणा कर दो, सो आंसर आ जाएगा 742, ठीक है, इतना रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्य नहीं, माध्यक निकालना है, ठीक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। अब देखो, माध्यक निकालने के लिए बस ना आपको और एक टेबल बनानी। पहले तो ये देखो, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ शुरू हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब ये दो पूरा एज इट इज़ पूरा बिल्कुल वैसे का वैसा लिखना है। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, क्या संचयी बारंबारता, ये 4 CF है, ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, 4 वैसे का वैसा आ जाएगा। 12 और 4 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 16 और 14 कितना हो गया 30, 30 और 16 46, 46 और 20 66, 66 और 16, 66 और 16 कितना, 6 6 12 हासिल लगा 1 82, ये हो जाएगा 10 18 क्या 92, 82 और 10 92, 92 और 100 हो जाएगा। इस सबको जोड़ोगे तो भी 100 आएगा और नीचे देखो 100 आएगा। ये मेरा CF बन गया। चूँकि जो मेरा N है वो 100 है, इन सबको जोड़ोगे N क्या होता है, F का कुल योगफल, F के कुल योगफल को N बोलते हैं। अतः N/2 100/2 भाग दोगे कितना आ जाएगा 50। अब आपको CF में 50 से ज़्यादा वाला पहला पद ढूंढना है, जो 50 से जस्ट बढ़ा हो पहला। तो ये क्या है 66 CF में, इसी सीध में जाओगे, ठीक है, इसे बोला जाता है माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग क्या है मेरा 60 से 70, और ये जो निम्न सीमा है उसे L बोला जाता है। L क्या आ गया 60, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसके सीध में आए हो, फ्रीक्वेंसी बारंबारता को F से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये जो 20 है मेरा, ये मेरा F है, और इसी के सीध में आए थे, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाता है CF। CF मेरा क्या 46। H मेरा क्या है क्वेश्चन में, H इनके बीच का अंतर 60 से 70, 10 का अंतर है, ठीक है, H 10 आ गया। अब आ जाओ सूत्र में, अतः माध्यक सूत्र क्या होता है, L + N/2 माइनस के CF बट्टे में F गुणा H। L कितना है 60, N/2 मेरा 50 आया था, CF मेरा 46 है, H मेरा 10 है, और F मेरा 20 है। 10 दूनी 20, 50 में 46 घटाएंगे आ जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, 60 + 2, ये आ गया 62 आंसर।